एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करता है, जो कि ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। मतलब प्रॉमिस को पूरा करना या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना, किसी थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना, अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो, ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ए ने अभी नई नई कोई शॉप ओपन करी फर्नीचर की, तो उसके लिए उसको लकड़ी चाहिए थी, तो वो जाता है ए के साथ किसी शॉप में लकड़ी लाने, ठीक है। अब वहाँ पे जाता है तो ए ने नई नई शॉप ओपन करी है, तो उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो सारी लकड़ियाँ मतलब कैश में ले ले, अभी पैसे पे कर दे। तो वो ना चाहता है कि वो उसे उधार पे अभी कुछ सामान मिल जाए, तो वो जाता है किसी शॉप पे अपने फ्रेंड के साथ। तो वो वहाँ पे बोलता है कि आप मेरे को दे दो, मैं आपको धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दूंगा। तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे दूँ मैं इतनी सारी लकड़ियाँ, मेरे को लॉस हो जाएगा अगर तुम पैसे पे नहीं करोगे तो वो ए का ना फ्रेंड होता है वो शॉपकीपर। तो ए बोलता है कि आप अभी बी को जितना मटेरियल चाहिए उतना दे दो, अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसके बदले पैसे आपको मैं दूंगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो जब आप किसी के लिए गारंटी देते हो कि हाँ भाई, अगर ये बंदा कोई काम नहीं कर पाया तो इसके बदले का सारा काम मैं कर दूंगा, तो उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, तो देखो यहाँ पे ना 3 पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है श्योरिटी, सेकेंड है प्रिंसिपल डेटर, थर्ड है क्रेडिटर। श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी दे रहा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? वो पर्सन होता है जिसके लिए गारंटी दी जा रही होती है, ठीक है। और क्रेडिटर वो होता है जिसको गारंटी देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गई 3 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन होती है या नहीं होती है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन होना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 127 है वो ये कहता है कि यहाँ पे श्योरिटी को ना कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन नहीं मिलती है, मतलब उसको पैसे नहीं मिलते हैं गारंटी देने के बदले। लेकिन हाँ, उसके लिए जो कंसिडरेशन है ना, उसने प्रिंसिपल डेटर के लिए जो भी उसके अच्छे के लिए काम किया है ना, अगर उसकी गारंटी देने से प्रिंसिपल डेटर को कोई भी फ़ायदा होता है, कोई भी उसका अच्छा काम होता है ना, तो वो श्योरिटी के लिए एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, एक सफिशिएंट कंसिडरेशन मानी जाती है कि श्योरिटी को हाँ, उसकी वजह से किसी का अगर भला हो गया तो ये उसके लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही होगी। यहाँ पे श्योरिटी को मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन नहीं मिलती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर आप इसे फीचर्स या एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, जो कि दिए गए हैं सेक्शन 126 के अंडर। तो इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि यहाँ पे कम से कम 3 पार्टीज़ होनी चाहिए। बिना 3 लोगों के मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कभी बन ही नहीं सकता। 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट श्योरिटी, सेकंड प्रिंसिपल डेटर, थर्ड है हमारा क्रेडिटर, ठीक है। अब सेकंड इसका फीचर है कि सबकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी को ज़बरदस्ती मार पीट के या धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि श्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी सारी टोटल इन्फॉर्मेशन है ना, वो श्योरिटी को पता होनी चाहिए। अगर आप श्योरिटी से छुपा के, डेटर या फिर क्रेडिटर कोई भी श्योरिटी से कोई बात छुपा के और फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, लेकिन ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्योरिटी की ऑब्लिगेशन तभी अराइज होगी जब प्रिंसिपल डेटर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर देखो डेटर पैसे नहीं दे पाता है ना, तब श्योरिटी से पैसे लिए जाएंगे, तभी श्योरिटी पैसे देगा। अगर डेटर ने पैसे दे दिए हैं किसी को भी जिसको मतलब देने थे, तो फिर यहाँ पे श्योरिटी किसी को भी 1 रुपये भी नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पे हमेशा सेकेंडरी रहती है, प्राइमरी लाइबिलिटी हमेशा यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की रहती है। जैसे कि अगर आपने
प्रिंसिपल डेटर को पैसे उधार में दिए थे, ठीक है, और अब आप चले जाते हो डायरेक्ट श्योरिटी के पास पैसे मांगने, आपने प्रिंसिपल डेटर से मांगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइमरी लाइबिलिटी हमेशा यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की रहेगी। अगर प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है, तभी यहाँ पे श्योरिटी से पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्योरिटी तब तक फ्री रहता है अपनी ऑब्लिगेशन से जब तक प्रिंसिपल डेटर की ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है। जैसे कि आपने प्रिंसिपल डेटर को मान लो 1 मंथ का टाइम दिया था कि आप 1 मंथ के बाद मेरे पैसे पे कर देना, ठीक है, तो उस 1 मंथ तक आप श्योरिटी को कुछ भी नहीं बोल सकते, श्योरिटी बिल्कुल फ्री है उस टाइम तक। अगर उस 1 महीने के बाद प्रिंसिपल डेटर आपको पेमेंट नहीं करता है तब श्योरिटी की ऑब्लिगेशन अराइज होएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब ना क्रेडिटर कहता है कि मैं सिर्फ इस बंदे की गारंटी नहीं मानूंगा, आप ना किसी और को लेके आओ और वो भी अगर इसके साथ गारंटी देता है तभी मैं मानूंगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अगर गारंटी दे देता है, जिसको क्रेडिटर कह रहा है बुलाने को, उसको नहीं बुलाया जाता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। जब को श्योरिटी आके साथ में गारंटी देगा तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर वैलिड माना जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जैसे कभी कभी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होना चाहिए, वो वॉइड रहता है, लेकिन फिर भी उसको वैलिड माना जाता है। तो वो कौन से केसेस होते हैं वो देखो। जैसे कि एक माइनर के केस में, माइनर के साथ आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से ही बिल्कुल वॉइड माना जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में अगर आपने किसी माइनर के लिए गारंटी दी है तो फिर वहाँ पे, क्योंकि जो माइनर है वो कभी भी डेट पे नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे आप शुरू से ही लाइबल हो जाते हैं उस पेमेंट को देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड हो जाता है। जैसे सपोज़ करो कोई माइनर है, उसने ना किसी पर्सन से 10,000 रुपये उधार लिए और आपने उस माइनर के लिए गारंटी दे दी कि हाँ अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूँगा, ठीक है, तुम कोई टेंशन मत लो। तो वहाँ पे ना वो जो माइनर है वो कभी भी उस डेट को पे नहीं करेगा। वहाँ पे आप शुरू से ही बिल्कुल लायबल हो जाओगे उस पेमेंट को देने के लिए, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और माइनर कभी भी लायबल नहीं होता है किसी भी लॉस के लिए, किसी भी डेट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका केस आता है जब कंपनी का केस होता है। जैसे कि देखो कंपनी आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद से काम नहीं कर सकती है, तो कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, ठीक है। और मान लो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हाँ कंपनी 2 करोड़ का या 4 करोड़ तक का लोन ले सकती है, ठीक है। और अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बैंक जाते हैं और वहाँ से 10 करोड़ का लोन ले लेते हैं और कहते हैं हम पे कर देंगे अगर कंपनी को कोई भी लॉस होता है, कल को कंपनी पे नहीं कर पाती है। तो जो बैंकर्स हैं वो लोन दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात पे, ठीक है, कि उन्होंने गारंटी दी है। तो यहाँ पे कंपनी कभी भी लायबल नहीं रहेगी उस डेट को पूरा करने के लिए। अगर कंपनी चाहेगी तो कंपनी वो लोन पे करेगी, और अगर कंपनी नहीं चाहेगी तो वो बिल्कुल साफ मना कर देगी, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में तो लिखा हुआ है कि कंपनी 4 करोड़ तक का लोन ले सकती है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने ऊपर गारंटी लेके ना लोन ले लिया है, तो इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी है लोन को पे करना। कंपनी यहाँ पे बिल्कुल भी लायबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन 2 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड मानी जाती है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और थोड़ी सी भी अगर आपकी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ।